हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स, ब्रांच चल रही है डायनेमिक्स, चैप्टर चल रहा है फोर्स, और हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसके न्यूमेरिकल्स ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ाया जाता है। उस टॉपिक को फिनिश करने के बाद हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को स्टडी करेंगे। सेकेंड लॉ हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो हम आपको दिखाते हैं आज का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है आपके सामने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको सामने दिख रहा है कि एक हेडिंग रेड कलर से लिखा है। हेडिंग का नाम है इम्पैक्ट। पहले इस वर्ड इम्पैक्ट को ही हम समझते हैं। ये जो इम्पैक्ट है ये भी एक तरह की फोर्स ही होती है। बस ये किस तरह की फोर्स होती है उसके लिए मैं बच्चों को कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। अब तक आपने जिन फोर्सेस के बारे में स्टडी किया उसमें आपके पास एक बॉडी होता था, और उस बॉडी को आप पुश करके या पुल कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते थे। अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने की कोशिश करते थे, मोशन में है तो रेस्ट में लाने की कोशिश करते थे, वेलोसिटी इंक्रीज करते थे, वेलोसिटी डिक्रीज करते थे, डायरेक्शन चेंज करते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये फोर्स इस बॉडी पर लगती रहती थी, यानी फोर्स लगने का ड्यूरेशन, बॉडी पर जो फोर्स एक्ट करती थी उसका ड्यूरेशन अच्छा खासा होता था। इंपैक्ट वाले केस में इंपैक्ट हम उस फोर्स को कह सकते हैं जिसमें बॉडी पर फोर्स लगती है, किसी बॉडी पर फोर्स लगती है बहुत ज्यादा, लेकिन लगती है बहुत कम टाइम के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि when force is applied on a body for a very short interval of time, it is called impact। जब बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगे और बहुत ज्यादा फोर्स लगे तो उसे इम्पैक्ट कहते हैं। मैंने यहां कुछ डायग्राम्स बच्चों के लिए दिखाए हैं। ये डायग्राम में ये एक नेल है, कील बोलते हैं जिसको, और ये कोई वुडन प्लैंक है, और इस हैमर से इस नेल को इस वुडन प्लैंक में इंसर्ट किया जा रहा है। कील ठोकना बोलते हैं जिसको आसान भाषा में। तो आप देखोगे कि ये नेल इस हैमर पर बहुत तेज फोर्स लगाती है। लेकिन आपने कभी ना कभी कोई चीज को, किसी कील को भी ठोक कर देखा होगा, या आप भी कर सकते हो आप थोड़ा केयरफुली, कि जब आप हैमर से किसी नेल को स्ट्राइक करते हो तो फोर्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन टाइमिंग जिसके लिए वो नेल और हैमर कांटेक्ट में आते हैं वो बहुत कम होता है। ऐसे इसको यहां से पकड़ के दबाते नहीं है, ऐसे टक करके मारते हैं और नेल अंदर चली जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको यहां दिखाई दे रहा है। बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, ये क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं। आपका टेबल टेनिस होता है, बेसबॉल होता है, और बिलियर्ड्स वगैरह, स्नूकर, पूल, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिसमें आप बॉल को हिट करते हो। ये क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए दिखाया है कि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जाता है। अगर ये एग्जाम्पल अमेरिका के बच्चों को दिखाना हो तो बेसबॉल का एग्जाम्पल दिखाया जाएगा। अमेरिका में बेसबॉल बहुत खेला जाता है, क्रिकेट कोई नहीं खेलता। अमेरिकन क्रिकेट टीम है नहीं। सुना है कभी क्रिकेट टीम हो अमेरिका की आई हो, या अमेरिका में क्रिकेट खेलने गई हो इंडिया की टीम? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, ऐसी वाली कंट्रीज जो हैं वहां पर तो फॉरेनर्स वाली टीम में ये सब टीम्स हैं। अमेरिकन कोई टीम नहीं है। वहां बेसबॉल बहुत पॉपुलर है। बेसबॉल में भी एक बैट होता है, वो थोड़ा शेप उसका अलग होता है नॉर्मल क्रिकेट बैट से, और एक बॉल होती है, और उसमें भी एक बॉल
जो बॉलर होता है वो फेंकता है और बैट्समैन उसको हिट करता है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में बॉल जब आती है तो बैट्समैन उसको जोर से हिट करता है, देख रहे हैं, लेकिन बॉल और बैट का जो कांटेक्ट है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है और फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। यही तो बैट्समैन का मेन एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएं तो बॉल बाउंड्री के पार, हेलीकॉप्टर शॉट लगा दें धोनी की तरह। उसके बाद आपको एक और एग्जांपल ये दिखाया है, आपने एक कोई बॉल लिया और एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, ये बॉल ग्राउंड पर आकर टच किया और टकराकर वापस ऊपर रिबाउंड हुआ। लेकिन बॉल और इस फ्लोर का, ये है आपका ग्राउंड यानी कोई फर्श या फ्लोर, इसका जो कांटेक्ट होता है वो टाइमिंग बहुत ही कम होता है, लेकिन बॉल से ग्राउंड पर और ग्राउंड से बॉल पर लगने वाली फोर्स काफी ज्यादा होती है, तभी ये ऊपर उछल जाता है वापस। और फोर्थ एग्जांपल आपको ये कार क्रैश का दिखाया गया। तेजी से आती हुई दो कारें जब एक दूसरे से टकराती हैं, क्रैश करती हैं, तो वो टक्कर के दौरान फोर्स बहुत ज्यादा होती है लेकिन ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसा कोई भी फोर्स जो वैल्यू में बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई होता है, इस फोर्स को इम्पैक्ट कहते हैं। अब इस इम्पैक्ट के दौरान एवरेज फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो जो टाइमिंग जितनी देर के लिए वो कांटेक्ट में आ रहा है उस टाइमिंग पर पर्टिकुलरली कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता किसी फॉर्मूले से। लेकिन अब आपको इस इम्पैक्ट का यानी इस टक्कर का, बॉल की बैट से जो टक्कर हुई, हैमर की नेल से जो टक्कर हुई, बॉल की ग्राउंड से जो टक्कर हुई, कार्स की आपस में टक्कर हुई, ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में आपने देखे होंगे, महसूस किए होंगे, जिसमें दो चीजों के बीच में टक्कर होती है, उस टक्कर के दौरान फोर्स लगती है बहुत ज्यादा लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो आपको उसका इफेक्ट पता लगाना है। उस इफेक्ट को पता लगाने के लिए हम पता लगाते हैं इम्पल्स। ये इम्पल्स वर्ड, इंग्लिश का वर्ड अगर ट्रांसलेशन करें, इम्पल्सिव एक चीज यूज किया था, बहुत जल्दी होने वाली कोई चीज। किसी का बिहेवियर बड़ा इम्पल्सिव है, मतलब वो बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेता है या बहुत जल्दी एक्शन लेता है, जल्दीबाजी करता है, तो उसे इम्पल्सिव कहते हैं। तो ऐसे ही इम्पल्स यानी वो जल्दी से लगने वाला फोर्स का इफेक्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट। ये जो बैट है या बॉल है, क्योंकि बॉल बैट पर फोर्स लगा रही है तो बैट बॉल पर फोर्स लगा देता है। पहले बॉल ने आके बैट को टक्कर मारी, फिर बैट ने बॉल को भगा दिया। इस दौरान ये जो इम्पल्स होता है और ये जो टक्कर लगती है, इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट। is defined as the product of average force and the time for which the force acts. तो अगर आपको ये पता लगाना है कि इस इम्पैक्ट का, इस टक्कर का कितना इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस इन्फ्लुएंस को, टक्कर के इन्फ्लुएंस को इम्पल्स बोल देते हैं। और उस इम्पल्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या पता लगाते हो? जो फोर्स लगी, बॉल ने बैट पर जो फोर्स लगाई या बैट ने बॉल पर जो फोर्स लगाई, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टैक्ट। और टाइम को मैंने डेल्टा टी क्यों लिखा है? क्योंकि ये टाइम जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, जितनी देर के लिए आपस में कांटेक्ट में आते हैं, नेल हैमर, बैट बॉल वगैरह वगैरह। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और यूनिट न्यूटन सेकेंड होगा, पर सेकेंड नहीं। पर होने के लिए तो ये नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए था। न्यूटन फोर्स का यूनिट और सेकेंड टाइम का यूनिट। छोटा टाइम हो या बड़ा टाइम हो, सेकेंड्स में ही मेजर किया जाता है।
तो ये पहली चीज जो आपने सीखी, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है उस फोर्स से, जो फोर्स एक ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन की लगती है, उसके लिए आपको अलग से बताया गया है सब कुछ। फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा, लगेगी तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ तब अप्लाई करोगे, या ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब आपसे इम्पल्स पूछा जाएगा, और वो केस ही ऐसा होगा जिसमें द फोर्स विल एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको जितनी भी फोर्स लगी है उसको उस वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका इम्पल्स आ जाएगा। इम्पल्स आई से डिनोट किया जा रहा है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को टाइम जो कि स्केलर होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। यूनिट न्यूटन सेकंड क्यों आया है वो भी पता चल गया है। अब इसी इम्पल्स को फाइंड आउट करने का एक मेथड और है, वो मेथड भी आपको सिखा देते हैं। और वो मेथड सीखने के बाद आज के लिए आपके पास दो काम होंगे, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। इस इम्पल्स के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सेंड कर दिए जाएंगे वीडियो सेंड करते ही, जिनको आप ट्राई करेंगे, कल तक का समय है। और उसके अलावा आपको इस लेक्चर के एंड में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसी टॉपिक पर। उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का हेडिंग होगा गिव रीजंस। आपके डेली लाइफ में होने वाले कुछ ऐसे फिनोमिनन जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे, वो क्यों होते हैं, उनका रीजन आपको बताना है। ये वैसा ही है जैसा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ाया था कि सडनली ब्रेक लग जाए तो हम, चलती गाड़ी में सडनली ब्रेक लग जाए सडनली तो हम आगे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, या रुकी हुई गाड़ी सडनली चल जाए तो हम पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, और वगैरह वगैरह। उस तरह के कुछ डेली लाइफ में होने वाले नेचुरल फिनोमिनन एक्सपीरियंस किए जाते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो ये दोनों काम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए कल का दिन आपको पूरा दिया जाएगा, तब आप उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। फिलहाल मैं आपको इम्पैक्ट या इम्पल्स फाइंड आउट करने का एक मेथड और दिखा देता हूं। आपको ये पढ़ाया गया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू dp बाय dt होता है। ये हमने जस्ट पिछली क्लास में सीखा है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। dp है चेंज इन मोमेंटम, जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है, सिखाया था मैंने कैलकुलस वाला मेथड। और dt है स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये फॉर्मूला आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सीखा था जस्ट इसके पिछले लेक्चर में, और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। इसी फॉर्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई करके dp को एक साइड में रख लूं, या मैं रिवर्स कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों को ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो f और साथ में dt मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई सब जानते हैं कैसे होता है, और इज इक्वल टू आ गया आपका dp। p मोमेंटम होता है और dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। अब आप गौर से देखो f dt को, ये देखें इम्पल्स इज इक्वल टू f डेल्टा t। तो इम्पल्स को आप डेल्टा t स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो डेल्टा t को dt भी तो बोल सकते हो। मैंने कैलकुलस में बताया था कि स्मॉल, ये गलती से लग गया भावनाओं में बहने की वजह से, स्मॉल टाइम इंटरवल को डेल्टा t के बजाय dt कहा जाता है। अगर क्या पूरा सिर्फ t जो है वो एक कंप्लीट यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल है तो उसके बीच में छोटा सा टाइम इंटरवल dt कहा जाता है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला f डेल्टा t आपको पहले ही पढ़ाया, डेल्टा t को आप dt भी लिख सकते हो। यानी इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम,
और आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पहले से ही सीख रखा है पिछली क्लास में, F इज इक्वल टू dp/dt। अब आपने dt को इधर मल्टीप्लाई किया तो F dt के लिए आप, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 लिखूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 F dt के लिए आप इम्पल्स लिख सकते हो, और dp तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। स्मॉल p है तो अच्छा सा नहीं लिख रहा, दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये लो जी, स्मॉल dp। तो आपके पास इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो ये था कि आप फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से इम्पल्स निकाल सकते हो। अब आपके पास इम्पल्स का एक फॉर्मूला ये बन गया। इम्पल्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना चाहिए? चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रहे ये खाली चेंज इन मोमेंटम है। अगर इसी को टाइम से डिवाइड कर देते थे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता था, लेकिन यहां ये सिर्फ चेंज इन मोमेंटम है। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला और बन जाता है इम्पल्स का, कि इम्पल्स आप फोर्स इनटू टाइम से तो निकाल ही सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम से निकाल सकते हो, यानी इम्पल्स को आप P2 माइनस P1 से निकाल सकते हो, यानी इम्पल्स को आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से भी निकाल सकते हो। और जब आप फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करोगे तो मोमेंटम ही आएगा, इसलिए इम्पल्स का SI यूनिट एक और लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत कम क्वांटिटीज हैं जिनके एक से ज्यादा SI यूनिट होते हैं, उनमें से इम्पल्स एक है। जैसे आप जब फोर्स इनटू टाइम से निकालते थे तो आप न्यूटन सेकंड लिख देते थे, फोर्स न्यूटन इज फॉर फोर्स एंड सेकंड इज फॉर टाइम। लेकिन क्योंकि इम्पल्स का एक और फॉर्मूला बन गया है चेंज इन मोमेंटम, तो जो मोमेंटम का यूनिट है वो भी इम्पल्स का यूनिट कहा जाएगा। और मोमेंटम का यूनिट आपको पता है kg मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मोमेंटम होता है क्या? मास इनटू वेलोसिटी, और मास नापा जाता है kgs में और वेलोसिटी नापी जाती है मीटर पर सेकंड में। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये इम्पल्स के बारे में है। इम्पल्स क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और दो तरीके, न्यूटन सेकंड लॉ से उसका क्या रिलेशन है। अब ये टॉपिक आपका पूरा अच्छी तरह फिनिश हो गया। अब आपके दो टास्क जो बचते हैं आज के, वो आपको दिए जाते हैं। पहला टास्क तो मैं अभी इसी लेक्चर में ही दे देता हूं, वो थ्योरेटिकल है। लेक्चर फिनिश होने के बाद आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे इम्पल्स के न्यूमेरिकल्स भी। तो टास्क क्या है वो आपके सामने ये रहा। ये आपके सामने एक हेडिंग लिखा है गिव रीजन, और ये 5 मैंने पॉइंट्स या टॉपिक्स लिखे हैं। आपको इसका रीजन बताना है, लिखकर भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कॉपी लें, उस पर ये नंबर 1 हेडिंग लिखें और नीचे इसका रीजन लिख के बताएं। अगर कोई बच्चा वैसे कॉल पर डिस्कस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। पहला पॉइंट है आपको जिसका रीजन बताना है, while catching a ball a cricket player lowers his hands to save himself from getting hurt। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको तो ये पता ही होगा, या जो बहुत ध्यान से देखते हैं उनको भी पता होगा। बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है और अगर वो हवा में ही रहती है और कोई फील्डर उसे बिना जमीन पर टच होने से पहले बाउंड्री के अंदर ही पकड़ लेता है तो उसे कैच करना कहते हैं। और कैच करने पर बैट्समैन आउट हो जाता है। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं। ये
ऐसा समझ लो कि बॉल यहां से आ रही है और ये अपने दोनों हाथों में इस बॉल को पकड़ता है, तो ये बॉल को पकड़ते ही अपने हैंड्स को या तो पीछे की तरफ फोल्ड कर लेता है या नीचे की तरफ झुका देता है। जिन्होंने क्रिकेट खेला है उनको तो पता ही होगा, नहीं तो आप कोई क्रिकेट का वीडियो वगैरह यूट्यूब पर इंटरनेट पर वॉच करो जिसमें कोई प्लेयर कैच करता हुआ दिखाई दे रहा हो आपको, तो देखना कैच पकड़ने के बाद वो बॉल को पकड़ के वहीं अपने हाथों को रोकता नहीं है, पकड़ने के बाद हाथों को पीछे की तरफ या नीचे की तरफ ले जाता है। इससे उसको उसके हाथों पर बॉल से लगने वाली चोट जो है वो कम लगती है। ऐसा क्यों करता है वो? हालांकि क्रिकेट प्लेयर को कोई बहुत ही जिन्होंने टेक्निकल पढ़ाई कर रखी होती है, इंजीनियरिंग, उन लोगों को पता होता है। बाकी जो 9वीं 10वीं 12वीं पास क्रिकेटर होते हैं उन्हें ये बात पता नहीं होगी, बट उनको तो प्रैक्टिस में सिखाया जाता है कि बॉल को पकड़ते हुए अगर आप हाथों को वहीं पर रोक लोगे और बॉल को आने दोगे हाथों के ऊपर बिना हाथ को पीछे किए तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी, पीछे कर लोगे तो चोट कम लगेगी। बस वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनको इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न पता नहीं होता। बहुत क्रिकेट प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत प्राउडली कहते हैं मैं तो 9th पास हूँ या 9th फेल हूँ, उनको नहीं पता होगा। दूसरा है कार्स, बसेस, ट्रक्स, बोगीज ऑफ द ट्रेन एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद अ स्प्रिंग सिस्टम टू अवॉइड सीवियर जर्क्स। आपने एक वर्ड सुना होगा शॉक एब्जॉर्बर। आपने शॉक एब्जॉर्बर सुना होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में शॉकर बोल देते हैं। जो आपके सभी 2 व्हीलर्स में, आप तो साइकिल में भी आने लग गया, बाइक में आगे वाले टायर के दोनों तरफ आप देखोगे तो एक पाइप होता है एक्सेल पर जो कनेक्टेड होता है और एक ट्यूब सी होती है जिसके अंदर आगे पीछे वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जा रही होती है ऊपर नीचे। शॉक एब्जॉर्बर्स या शॉकर्स कहते हैं। गड्ढों पर वो शॉक एब्जॉर्बर्स अंदर दबते हैं जिसकी वजह से आपको शॉक कम लगता है। सभी व्हीकल्स में होता है, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बोगीज ऑफ ट्रेन्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद अ स्प्रिंग सिस्टम। स्प्रिंग जैसा होता है दबने वाला, टू अवॉइड सीवियर जर्क्स। जर्क्स मतलब शॉक से झटके। बोगीज ऑफ ट्रेन आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। ये जो 2 डब्बे आपस में ट्रेन के अटैच होते हैं ना, उनके बीच में होता है, टू अवॉइड सीवियर जर्क्स ड्यूरिंग शंटिंग ऑफ ट्रेन्स। जैसे ही ब्रेक लगता है आगे वाला डब्बा तो रुक जाता है, पीछे वाला डब्बा आगे जाके उसको धक्का मारेगा तो बीच में शॉक एब्जॉर्बर्स लगा देते हैं, बफर्स बोलते हैं उनको। अ पर्सन फॉलिंग ऑन पक्का फ्लोर। पक्का फ्लोर मतलब हार्ड फ्लोर, मार्बल वगैरह टाइप का। बचपन में सिखाते थे कच्चा हाउस पक्का हाउस, तो ऐसे ही कच्चा फ्लोर मतलब मिट्टी का फर्श, पक्का फ्लोर मतलब सीमेंट या मार्बल। फ्रोजन आइस, जमी हुई बर्फ, इज लाइकली टू रिसीव मोर इंजरीज। अगर कोई इंसान पक्के फर्श पर ऊंचाई से गिरता है या फ्रोजन आइस पर तो उसको ज्यादा चोट लगती है देन ऑन फॉलिंग ऑन कच्चा फ्लोर। कच्चे फ्लोर पर गिरता है लूज अर्थ, ऐसा अखाड़े में मिट्टी होती है ना, दंगल मूवी में देखा था, खड़ा था मिट्टी थी उसमें। सॉफ्ट स्नो, कॉटन और नेट, रुई पर गिरे, नेट पर गिरे। सर्कस वगैरह में नीचे नेट बिछा के ऊपर कलाबाजियां करते हैं कि कोई नीचे हाथ पांव किसी का छूट के नीचे गिर जाए तो नीचे नेट पर गिरने से बच जाएगा वो, वरना मरता ही है उस पर तो आदमी। और आखिरी है चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन स्ट्रॉ और पेपर बिफोर पैकिंग। ये चाइना वर्ड तो आजकल बड़ा नेगेटिव सा वर्ड हो गया है, इसकी जगह आप कह सकते हो कांच की जो क्रॉकरी है ना, चाइना वेयर्स की जगह आप लिख सकते हो ग्लास की जो कांच की क्रॉकरी होती है। अगर उसको पैकिंग करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है या कोई भी इस तरह का कांच का सामान, क्रॉकरी वगैरह जो टूट सकता है, तो आप खरीद के लाओगे तो आपको पता चलेगा। बॉक्स के अंदर ग्लासेस को ही लेकर आओ अगर आप, तो बीच में पेपर या कोई स्ट्रॉ वगैरह, कभी कभी थर्मोकोल लगा देते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़ दिए क्योंकि सबका रीजन
एक है। इन सारे पॉइंट्स का जो रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सबका रीजन एक ही है, जो इस हिंट भी दे रहा हूं मैं जिससे बच्चों को करने में दिक्कत ना आए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। जो अभी आपने पढ़ा, और ये किसका फॉर्मूला है, इम्पल्स का फॉर्मूला। इन सारे पॉइंट्स का, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैंने 5 लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितनी बुक्स, साइड बुक्स देखोगे, हर एक में आपको 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट इनके अलावा मिल ही जाएंगे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रीजनिंग वाले पॉइंट्स मिले थे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और स्कूल लेवल के एग्जाम के अलावा कंपटीशन एग्जाम में असर्शन और रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन आता है, जो आईआईटी, जेई, नीट सब जगह आता है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है उसमें भी रीजनिंग बेस्ड पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया है। खाली फॉर्मूला रट लेने से नहीं, उस फॉर्मूले का अपने डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन आपको जानना है। तो ये चीज अगर ना पढ़ते तो ये सारी इन्वेंशंस, जिनमें से कार, बोगीज वगैरह तो इंसान ने बनाई हैं, बाकी ऐसा कि नीचे कर लो हाथ को चोट कम लगेगी, नीचे कुछ बिछा दो कॉटन वॉटन चोट कम लगेगी वगैरह, इनके रीजंस ना पता चलते। तो बच्चों के लिए जस्ट एक ट्रायल की एक्टिविटी है, आप बुक से एक्सप्लोर करो, और बहुत सारी आपके पास सोर्सेज होती हैं एक्सप्लोर करने की। फिर भी नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में कर दूंगा। लेकिन जो बच्चे कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो जो भी मैं टास्क देता हूँ वो सिर्फ बच्चों को ट्राई करने के लिए और उनका मेंटल एबिलिटी को यूज करने के लिए दिया जाता है। ये कोई पनिशमेंट या कोई होमवर्क या कोई टॉर्चर नहीं है। अच्छी तरह इंटरेस्ट से लेके कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों टास्क आपको समझ में आ गए होंगे। इन सब के आपको रीजंस, एक ही रीजन है सबका, 1-2 का रीजन अगर आप दे दोगे लिखकर विद फॉर्मूला और विद लैंग्वेज, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बाकी सबके रीजन भी पता चल गए। तो आपको इसको एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मान के इसकी खोज करो। खोज करना ही पढ़ाई की सही नॉलेज होने की पहचान है। और न्यूमेरिकल्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वो भी आप सॉल्व करके भेजेंगे मुझे। कल का पूरा दिन आप इसी काम में स्पेंड करेंगे। तो अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।